देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। कुछ महीने पहले एफडीआई और महंगाई के मुद्दे पर संसद का पूरा मानसून सत्र पानी में बह गया था और अब संसद का शीतकालीन सत्र भी कुछ इसी राह पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। एफडीआई पर चर्चा को लेकर नियमों के फेर में संसद आज चौथे दिन भी ठप रही। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं सियासत। और सियासत में आज हम चर्चा कर रहे हैं गर्मा गर्म शीतकालीन सत्र की। Stands adjourned to meet on Thursday, the 29th of November 2012 at 11 AM. जी हां, तकरार बरकरार है और शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी आज संसद नहीं चली। एफडीआई पर सरकार और विपक्ष में गतिरोध भी बरकरार है। हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी जहां नियम 184 के तहत चर्चा पर अड़ी हुई है, तो सरकार नियम 193 के तहत बहस कराना चाहती है। और आपको बता दें, इसको लेकर लगातार संसद में गतिरोध बना रहा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अंततः लोकसभा और राज्यसभा 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार जहां कोशिश ये कर रही है कि एफडीआई के मसले पर विपक्ष को अपने विश्वास में लिया जाए, वहीं पर सरकार अपने आंकड़े पर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन वो चाह रही है कि सिर्फ चर्चा हो, वोटिंग ना हो। वहीं विपक्ष एनडीए और साथ ही साथ वाम मोर्चा चाह रहा है कि 184 के तहत लोकसभा में चर्चा हो, वहीं राज्यसभा में 168 के तहत चर्चा हो, जहां पर इस दोनों नियम के तहत 184 और 168 के तहत वोटिंग का प्रावधान है। सरकार वोटिंग से बचना चाहती है क्योंकि वो अच्छी तरह से जान रही है कि लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है। वैसे स्थिति में वो किसी भी स्थिति में अपनी फजीहत कराने के मूड में नहीं दिख रही है। इसी को लेकर आज यूपीए के एक समन्वय बैठक भी पार्लियामेंट में बुलाया गया। यूपीए की समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से ये बात पास किया गया कि हम 184 के तहत चर्चा नहीं चाहते और 184 के तहत चर्चा नहीं कराएंगे। वहीं विपक्ष की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी का साफ कहना है कि हम चर्चा भी चाहते हैं और वोटिंग भी चाहते हैं और इससे कम पर हम तैयार नहीं हैं। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरह से मानसून सत्र पूरी तरह से हंगामे के भेंट चढ़ गया था, एक भी कार्य नहीं संपन्न हो पाया था, क्या शीतकालीन सत्र भी उसी राह पर चलता दिख रहा है? क्या आज 4 दिन गुजर गए, 4 दिन में पूरी तरह से संसद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में कहीं कोई काम नहीं हुआ और सिर्फ हंगामा हंगामा और हंगामा ही होता रहा। अब विपक्ष जहां पूरी तरह से कह रहा है कि ये सत्र कैसे चले, संसद कैसे चलेगा, इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार पर होती है, सरकार को चलाना है। वही सरकार ये भी कह रही है कि किस नियम के तहत पार्लियामेंट में चर्चा होगा, इसका फैसला लोकसभा स्पीकर करेंगे। अब मामला यहां पर अभी भी तकरार बरकरार है और वैसे स्थिति में सवाल ये उठता है कि क्या ये शीतकालीन सत्र एक बार फिर हंगामे के भेंट चढ़ जाएगा? और अगर हंगामे के भेंट चढ़ जाएगा तो तमाम और जो भूमि सुधार बिल, खाद्य सुरक्षा बिल, बहुत सारे जो बिल पड़े हुए हैं वो क्या इसी तरह पेंडिंग में रह जाएंगे? ये एक अहम सवाल है। संसद चर्चा के लिए होता है, चर्चा होनी चाहिए, जनता की आवाजें वहां उठनी चाहिए पार्लियामेंट में, लेकिन जिस तरह से लगातार 4 दिन से गतिरोध बना हुआ है, उससे पहले मानसून सत्र में जिस तरह से गतिरोध बना हुआ था,
क्या ये जायज है? अब ये पूरी तरह से एक बहस का मुद्दा बना हुआ है, चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। वहीं पर मुख्य विपक्षी पार्टी से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि आखिर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, बहस संसद क्यों नहीं चल रहा है, उस पर सीधा सीधा मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी का कहना है कि इसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है। सरकार को कैसे संसद चलाना है ये सरकार डिसाइड करे। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम वोटिंग के लिए तैयार हैं। एफडीआई का मुद्दा है, एक जनहित का मुद्दा है, आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वैसे स्थिति में इस मुद्दे पर चर्चा के साथ साथ वोटिंग भी होनी चाहिए। अब सवाल यहां पर उठ रहा है कि जिस तरह से सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाह रही है कि वोटिंग हो, और चलते हैं सीधे पार्लियामेंट का क्या नजारा रहा आज दिन भर। जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा बरपा और 29 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया। इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता कौशलेंद्र। क्या स्थिति आज देखने को मिली? 4 दिन हो गया और चारों दिन पूरी तरह से संसद ठप रहा। विपक्ष कह रहा है कि संसद की चलाने की जिम्मेवारी सरकार पे है। जी बिल्कुल, देखें जैसे ही पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग शुरू हुई वैसे ही फिर से स्पीकर को और रिस्पेक्टिवली चेयरमैन को पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग को एडजर्न करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विपक्ष ये कहती है कि सेशन चले, संसद का सत्र चले, इसकी जिम्मेवारी सरकार पे है, तो ये मैं समझता हूँ मिस स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखें एक चीज़ सिंपल सी बात है, ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। एफडीआई जो डिटेल का मामला है ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है और ऐसा पार्लियामेंट्री प्रोविजन भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन हो उस पर पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए अड़ना कि इसके कारण अगर 184 के तहत हम बहस नहीं करवाएं और अगर सरकार बहस नहीं करवाए, संसद में इस पर बहस ना हो, इस पर वोटिंग ना हो, तो हम पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग को डिसरप्ट करेंगे। तो ये एक बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ऑपोजिशन का, मैं ये मानता हूँ। हमें ये बात समझनी होगी कि संसद में आप विरोध बेशक कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को इस तरह से डिसरप्ट करना कि पूरा सेशन वॉश आउट में चला जाए, एक भी प्रोसीडिंग ना हो। देखिए पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी संस्था है, लॉ मेकिंग संस्था, लॉ मेकिंग बॉडी है, सबसे बड़ी पंचायत है, महापंचायत है, और इसे इस तरह से आप अगर डिसरप्ट करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा इरिस्पॉन्सिबल एक मैं समझ सकता हूँ स्टेप है ऑपोजिशन का। ऐसी बात नहीं कि बीजेपी ऐसा करती रही है। जी कौशलेंद्र, एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि अगर सरकार कह रही है, यूपीए के तमाम नेता कह रहे हैं कि उनके पास पूरी तरह से आंकड़े मौजूद हैं, एफडीआई के मसले पर जितने भी यूपीए के घटक दल हैं साथ में हैं, तमाम लोग उनके पास जो 274 का जो एक जादुई आंकड़ा है उनके पास मौजूद है, तो फिर सरकार वोटिंग क्यों नहीं करवा लेती है, चर्चा क्यों नहीं करवा लेती है 184 के तहत, जब सरकार गिरने का डर नहीं है? जी देखें, बिल्कुल सही, आपका प्रश्न बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन पे वोटिंग का जबकि पार्लियामेंट में प्रोविजन नहीं है। ऐसी पहली बात नहीं है कि पहले नहीं हुई, बाल्को के मामले में जब एनडीए की गवर्नमेंट थी तो वोटिंग हुई थी, लेकिन अगर पार्लियामेंट्री जो एक प्रोसीजर है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसमें वोटिंग का प्रोविजन नहीं है एग्जीक्यूटिव डिसीजन पे, तो सबसे पहले ओपोजिशन को इतना रिस्पॉन्सिबली तो बिहेव करना चाहिए कि वोटिंग नहीं मांगना चाहिए। दूसरी बात, अगर सरकार की बात पे हम आए कि सरकार वोटिंग के लिए क्यों तैयार नहीं थी, तो ऑब्वियसली सरकार के जो प्रिंसिपल अलायंस पार्टनर थे उनमें से दो देखें, सपा बसपा तो ऑब्वियसली ऑन रिकॉर्ड तो बोल रहे थे कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने उनको कॉलेज कर लिया था कि उनको ऑन बोर्ड ले आएंगे, उन्हें मना लेंगे। डीएमके के मामले में संशय की स्थिति थी, तो सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती थी। एक बात मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहूंगा कि इस मामले पे 184 के तहत जो वोटिंग होती है, सरकार गिरती नहीं है, सरकार को बस एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता। तो ऑब्वियसली सरकार एम्बैरेस नहीं होना चाहती थी। हो सकता था डीएमके अगेंस्ट में वोटिंग कर देती, या हो सकता था कि इस तरह से नौबत आते कि गवर्नमेंट को एम्बैरेस होना पड़ता। लेकिन आप देखिए जिस तरह से डीएमके पैट्रियार्क करुणानिधि ने एक स्टेटमेंट दिया कि विद ऑल बिटरनेस, हमें बहुत ही एक हैवी हार्ट के साथ, कड़वाहट के साथ ये फैसला लेना पड़ रहा है कि कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए वो फाइनली वो ऐसा बोल रहे हैं कि एफडीआई पे जो डिटेल में एफडीआई उस पे वोटिंग के लिए वो तैयार हैं। तो अब गवर्नमेंट बहुत श्योर है। देखिए कल से ही गवर्नमेंट श्योर थी, तो फाइनली अब ये बात आ जाएगी। देखिए कमलनाथ ने भी ये स्टेटमेंट दिया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने, कि हमें वोटिंग से भी गुरेज नहीं है। अब ये चेयर को फैसला करना है, लोकसभा स्पीकर को फैसला करना है, राज्यसभा के चेयरमैन को फैसला करना है। तो अब फाइनली चूंकि अब डीएमके ऑन बोर्ड है, डीएमके भी उसी बैंड वैगन पे है जिसपे सपा बसपा है, तो ऑब्वियसली अब सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है, मैं ये मानता हूं
कि विपक्ष क्यों इस बात को मांग रही है कि उस पर वोटिंग करवाई जाए। एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि वोटिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है इस तरह से जो इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है विपक्ष का, मैं मानता हूं कि वो अपना जड़ खुद खोद रहे हैं। जो कांग्रेस के प्रति नाराजगी है, सरकार के प्रति नाराजगी है लोगों के मन में, अभी जो पिछले इनका टर्म रहा, इसको ये कैपिटलाइज कर सकते थे। एक पॉजिटिव एजेंडा अगर इनके पास होता तो मैं ये मानता हूँ विपक्ष ने खुद, ये एक सुसाइडल अटेम्प्ट है इनका कि जिस तरह से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को डिसरप्ट कर रहे हैं। मिडिल क्लास जो उनका वोटिंग वर्ग है, जो उनका कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ऑब्वियसली इससे खुश नहीं है। तो क्या कौशलेंद्र, क्या माना जाए कि 29 नवंबर को जब संसद शुरू होगा, पार्लियामेंट जब चलेगा, लोकसभा राज्यसभा, तो सकारात्मक रिजल्ट आने के आसार हैं? क्या 29 नवंबर से पार्लियामेंट सुचारू रूप से चल पाएगा? जिस तरह से आपने विश्लेषण किया अब तक की खबरों को देखते हुए, 29 नवंबर को एक सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, ये आशा तो की जा सकती है। ऑब्वियसली आज जिस तरह से यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के बाद या उसके पहले भी, कल भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने जिस तरह से फीलर्स दिए, जिस तरह मीडिया कर्मियों को उन्होंने ब्रीफ किया कि फाइनली गवर्नमेंट इस कॉम्प्रोमाइज फार्मूला पे चल रही है कि चलो 184 पे अब बहस करवा लेते हैं, जिससे वोटिंग का भी प्रोविजन है। तो जो विपक्ष की मांग थी, ऑब्वियसली अगर सरकार मान रही है, उनको लगता है चेयर भी मान लेगी, तो सिंपल सी बात है कि अब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का जो एक बहाना था कि डिसरप्ट करने का ओपोजिशन का, वो उनके पास नहीं रह जाएगा। तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स है 29 तारीख से जो पार्लियामेंट फिर से कन्वीन होगी तो चलेगी। चलिए कौशलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन एक बड़ी खबर ये भी आ रही है, पार्लियामेंट से ही बड़ी खबर है, जरा उसको देख लें, उसके बाद फिर हम आपके पास आएंगे कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी और क्या होने जा रहा है। एफडीआई पर यूपीए की बैठक खत्म हो गई। आपको बता दें कि यूपीए की बैठक पार्लियामेंट में चल रही थी और इस पर यूपीए एकजुट है। कमलनाथ का कहना है कि पूरी तरह से सरकार एकजुट है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। पीएम ने सदन में बहुमत का दावा किया है और एफडीआई के मसले पर पूरी तरह से यूपीए एकजुट है। आज ये बैठक जो समन्वय समिति की खत्म हुई, अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है, उसके बाद कमलनाथ का बयान आया है और उन्होंने साफ कहा है कि बहस पर स्पीकर फैसला लेंगे और ये स्पीकर का अधिकार है, उस पर फैसला होगा। तो ये पूरी स्थिति अगर देखी जाए तो जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बनाती रही है, उसको लेकर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार भी परेशान नजर आ रही है। और अब से कुछ देर पहले जो मीटिंग 12:30 बजे शुरू हुई थी पार्लियामेंट में, संसद भवन में, उस मीटिंग के खत्म होने के बाद कमलनाथ ने साफ कहा है कि एफडीआई पर पूरी तरह से सरकार जो है, यूपीए के पूरे घटक दल एकजुट है। और एक बार चलते हैं फिर कौशलेंद्र के पास और जानना चाहेंगे, कौशलेंद्र, यूपीए की समन्वय समिति की जो बैठक थी वो बैठक खत्म हो गई है। कमलनाथ ने कहा है कि यूपीए पूरी तरह से एकजुट है और बहस किस धारा के तहत होगी इसका फैसला स्पीकर करेंगे। 29 को पार्लियामेंट खुलेगा। पूरी तरह से कहा जाए यूपीए की ये एकजुटता क्या विपक्ष पर भारी पड़ेगी? जी बिल्कुल, देखें जो रिटेल में एफडीआई का मामला था, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं जब से प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि अब हम कड़े फैसले करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो नेक्स्ट स्टेज है उसको हम एक कल्मिनेशन पॉइंट पे ले जाएंगे, तो ऑब्वियसली इस बात पे सरकार के लिए एक ये साख की बात थी। तो ऑब्वियस सी बात है जो एक रोड ब्लॉक था जिसके कारण ओपोजिशन पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट कर रहा था, देखिए चौथे दिन भी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग डिसरप्ट रही, तो ऑब्वियसली सरकार के लिए एक रिलीफ है। और सरकार इसलिए, देखें सरकार की जहां तक बात है कि अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को डिसरप्ट नहीं किया गया तो ऑब्वियसली जितने भी लॉन्ग स्टैंडिंग बिल हैं, जो पेंडिंग बिल हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट की आपने बात कही, पेंशन, इंश्योरेंस, लोकपाल वाले मामले पे, तो और जितने भी लॉन्ग स्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं जो बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं, तो पार्लियामेंट में अगर ऑब्वियसली जब तक पार्लियामेंट सेशन में उनको चलने नहीं दिया जाएगा तो कैसे ये बिल पास होंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं एक रिलीफ की बात है। और विपक्ष के लिए जो भी एक ईगो का मामला था, आप ये कहें, जो भी उनके लिए एक इशू था कि जब तक आप 184 के तहत बात नहीं मान लेंगे तो हम नहीं चलने देंगे, तो ऑब्वियसली अब अगर चेयर को सौंपा गया, स्पीकर को सौंपा गया। एक सवाल आपसे और भी जानना चाहेंगे और जरा दर्शकों को आप ये भी समझाएं कि जब प्रणब मुखर्जी जी वित्त मंत्री थे तो मानसून सत्र में उन्होंने कहा था कि एफडीआई के मसले पर जो भी बिल आएगा पहले पार्लियामेंट में रखा जाएगा और उस पर चर्चा होगी और एक राय से इस पर फैसला लिया जाएगा। वित्त मंत्री उस वक्त थे प्रणब मुखर्जी, जो कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। वहीं संसद भवन में पी चिदम्बरम साहब ने कहा था, राज्यसभा में, वहां पर कहा था कि जो भी बिल आएगा एफडीआई के मसले पर पार्लियामेंट में लाया जाएगा, उस पर चर्चा होगी और एक राय से इस बिल को पास कर लिया जाएगा।
इतनी जल्दीबाजी में आखिर बिना पार्लियामेंट में लाए हुए एफडीआई को पास कराने का क्या जल्दीबाजी थी? आखिर इतना सरकार, यूपीए सरकार इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई? क्या वजह है जो बिना चर्चा के सीधे कैबिनेट में लाती है और पास कर देती है? जी देखें, इसमें दो बिंदु हैं। अगर आप सर्वसम्मति की बात करें कि हर ऐसे बिल पे, कोई भी लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है उस पर सर्वसम्मति, तो देखें कोई भी सरकार, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये एक सिस्टम है, ये एक कन्वेंशन है कि ऑपोजिशन को भी वो चाहते हैं कि सर्वसम्मति के साथ, उनकी सम्मति के साथ ही कोई बिल को पारित करवाया जाए। लेकिन देखें, ये सिंपल सी बात है, जब यूपीए फर्स्ट हो या 2 हो, कोई भी गवर्नमेंट जब बनती है तो मैंडेट ऑब्वियसली टेक्निकल तौर पे, अगर सार्वभौमिक तौर पे ना भी सही तो टेक्निकली तो मैंडेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो गवर्नमेंट हर इशू पे, ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वो चाहेंगे कि सबके सम्मति के साथ ही हो, लेकिन अगर ओपोजिशन की ना सहमति, अगर असहमति हो और उसके कारण बिल को रिजेक्ट कर दिया जाए, बिल को टर्मिनेट कर दिया जाए, तो ये एक बात नहीं होती है। ऑब्वियसली प्रणब मुखर्जी ने ऐसा कहा था कि सबकी सहमति से ही ऐसा होगा, पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार का अपना एक एजेंडा होता है, मैनिफेस्टो होता है। जब वो चुनाव में जाते हैं, जनता से वायदे करते हैं, जनता उन्हें मैंडेट देती है, तो उनका एक एजेंडा होता है। और उस एजेंडे के लिए अगर वो प्रोसीड करते हैं तो हो सकता है कि ओपोजिशन ऑन बोर्ड ना भी हो, ओपोजिशन की सम्मति ना भी हो, तो अपने एजेंडे को तो वो लेके ही जाएंगे। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि सरकार की जिस तरह से देखें कि आप एम्बेरसमेंट सरकार को फेस करना पड़ा, जितने करप्शन के चार्जेज हैं, रॉबर्ट वाड्रा का लेटेस्ट आप देख लें एलिगेशन, सीएजी पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से गवर्नमेंट को अटैक कर रही है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो सरकार के प्रति जो लोगों के मन में नाराजगी थी, तो प्रधानमंत्री जिनकी एक ऐसी छवि है कि एक ऑनेस्ट पर्सन और एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी के तौर पे जाने जाते हैं, कैसे पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियन कम और इकोनॉमिस्ट ज़्यादा हैं, लेकिन एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी वाले पॉलिटिशियन हैं। तो उनका ये कहना था कि हम अपनी सरकार की छवि जिस तरह से खराब हो रही है, उन्होंने देखे मीटिंग में भी कहा, कैबिनेट की मीटिंग में भी कहा कि इफ़ वी हैव टू गो डाउन, वी विल गो डाउन फाइटिंग, कि अगर हमें सरकार हमारी हो सकता है गिर भी जाए, जो भी हो, लेकिन हम आर्थिक सुधार के वो कड़े फैसले लेंगे जिससे जनता का भला होगा। अब ये आगे अलग इशू है कि जनता का कितना भला होगा नहीं होगा, ये तो डिबेट का इशू है। ये कोई इकोनॉमिस्ट ही बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है कि एफडीआई जो डिटेल में आएगा इससे कितना जनता को फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। लेकिन एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के सेकेंड स्टेज को देखें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज था उसको हम एक कल्मिनेशन पॉइंट तक, उसको एक सच्चाई के लेवल तक ले जाना चाहते हैं जहां पे इसका एग्जीक्यूशन हो। तो एक ये बात थी कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जिस तरह से हमारी नाराजगी, हमारे लिए नाराजगी बढ़ी है, जैसे इन्फ्लेशन का मामला है, कठोर फैसले सरकार ने किए, एलपीजी से सब्सिडी को हटाया गया, बहुत तरह के लेवल पे सब्सिडी को हटाया गया या उस तरह की बात की जा रही है, तो उन्हें लगा कि जिस तरह से जनता में हमारे लिए नाराजगी, सरकार के लिए नाराजगी है, उसको कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जाए कि सरकार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जरिए, जो कि रिटेल में एफडीआई का मामला, उससे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सरकार का कहना था कि मिलियंस ऑफ जॉब वुड बी क्रिएटेड। तो आप देखें कि इस इशू पे सरकार ये चाहती थी कि जनता के बीच जाएं, और जब भी अब देखें लोकसभा का जो चुनाव का टर्म नज़दीक आता जा रहा है, अगर प्रोसेस में चुनाव हुए तो 18 महीने का वक्त है, लेकिन ये कोई नहीं जानता, हो सकता है जिस तरह के इनके फिकल अलाइज हैं, वल्नरेबल अलाइज हैं, जिस तरह से वोलाटाइल अलाइज आप कह सकते हैं, तो कब चुनाव होंगे ये सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल का प्रश्न है। सरकार ये चाहती है उनका जो भी एजेंडा है उससे वो पूरी तरह इंप्लीमेंट करें, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जरिए जनता को अगर ऐसा हो सके, चाहे लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका अच्छा ना भी हो, लेकिन चूंकि रोजगार का सृजन हो। जी, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है, इस जल्दीबाजी में जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया, उनके ही मंत्री कहे कि पार्लियामेंट में चर्चा होगी, चर्चा के बाद बहस होगी और आम राय से बनाया जाएगा, लेकिन बिना चर्चा के ये बिल पास हो जाता है, तो क्या ये माना जाए कि सरकार पूरी तरह से अपने आंकड़ों को लेकर कभी आश्वस्त और कभी आश्वस्त नहीं दिखती है, अभी अपने आप पे इनको भरोसा नहीं है, या जो 2014 में चुनाव होने वाले हैं, कब चुनाव होंगे, इसको लेकर भी ये पूरी तरह से सरकार डरी हुई है, और ये कहीं ना कहीं हड़बड़ी में लिया गया फैसला माना जाए क्या? जी बिल्कुल, देखें अगर आप इस पर बात करें तो ऑब्वियसली सरकार, देखें प्रणब मुखर्जी ने ऐसा कहा था जब वो वित्त मंत्री थे कि डिस्कशन के बाद ही सारा फैसला लिया जाएगा, लेकिन डिस्कशन एक अलग इशू है। पार्लियामेंट में डिस्कशन किसी बिल पे एक अलग बिंदु है जिसमें ऑब्वियसली डिस्कशन होना ही चाहिए और डिस्कशन होता भी है, लेकिन रूल 184 के तहत डिस्कशन ये एक अलग मामला है। क्योंकि ये गवर्नमेंट का कहना था, ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ये कहता है कि वोटिंग जरूरत नहीं है।
तो इसमें वोटिंग की जरूरत नहीं थी। देखिए आप बोल रहे हैं कि डिस्कशन होना चाहिए था, तो डिस्कशन के लिए सरकार कभी भी तैयार थी। जिस दिन से आप ये देखें शीतकालीन सत्र शुरू हुआ उस दिन से सरकार तैयार है कि हमें डिस्कशन से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन 184 के तहत आप डिस्कशन चाहते हैं, सरकार को उस पर परेशानी थी। तो ये एक मामला है जिसपे मैं मानता हूँ यहाँ पे देखें सरकार जितनी अलोकप्रिय हुई हो, अनपॉपुलर हुई है, सरकार को बहुत ऐसे मामले जिससे विपक्ष को परेशानी हो सकती है, देश की जनता को भी परेशानी है और विपक्ष उन्हें घेर भी सकता है। लेकिन ये टेक्निकल एक ऐसा इशू था जिसमें गवर्नमेंट का स्टैंड मुझे सही दिखता है, हालांकि उसमें भी बहुत सवाल ये है कौशलेंद्र, सवाल है ये है कि आपको अच्छा दिखता है, विपक्ष को अच्छा नहीं दिखता है, आम जनता क्या सोचती है, ये एक अहम सवाल है। सवाल है कि जिस तरह से विपक्ष ने मुद्दे उठाए हैं और हर मुद्दे पर सरकार घिरती नजर आ रही है, पूरा वाम मोर्चा साथ में नजर आ रहा है, टीएमसी जी की जो कि कभी यूपीए की अलायंस हुआ करती थी वो भी विरोध में है, डीएमके भी नाराज है, वहीं पर मुलायम सिंह ये बात और है कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उनके साथ चले जाते हैं, या कभी कभी सरकार सीबीआई का हौवा खड़ा करती है तो मायावती जी और मुलायम सिंह जी डगमगा जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति अगर देखी जाए तो एफडीआई के मसले पर ज्यादातर लोग विरोध में जता रहे हैं, तो कैसे मान लिया जाए कि ये जो यूपीए गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है वो फैसला सर्वसम्मति से हुआ है, जनता उनके साथ है, विपक्ष की भी तो एक अहम जिम्मेवारी बनती है लोकतंत्र में। जी देखें, आपका कहना बिल्कुल सही है, विपक्ष की एक जिम्मेवारी बनती है कि जनता को वो अवेयर करें, लेकिन फाइनली जो मैंडेट है ये जनता का ही मैंडेट था जो कि यूपीए 2 गवर्नमेंट में है। तो मेरा ये कहना है, और ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का जो एक कन्वेंशन रहा है, ठीक है कि आप विपक्ष को इग्नोर नहीं कर सकते, विपक्ष को भी आपको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनके साथ भी सम्मति बना के ही लेजिस्लेशन का प्रोसेस पूरा करना चाहिए। लेकिन ये मैंडेट सरकार के पास है और सरकार से अगर आपको शिकायत है आपको जनता के बीच जाना चाहिए, ये नहीं कि पार्लियामेंट को डिसरप्ट करना चाहिए। अगर सरकार की किसी नीति के लिए आपको लगता है कि ये गलत नीति है उनकी, तो आगे 5 साल के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का एक प्रोविजन है कि आप जनता के बीच जाएं और जनता से अपने लिए मैंडेट मांगें। लेकिन ये कोई सरकार का तर्क नहीं हुआ ना कि 5 साल के बाद आप फिर जनता के पास आए तब जाके अगर जीतते हैं तो आपकी बात मानी जाएगी, ये कोई तर्क नहीं है। 274 300 यूपीए गवर्नमेंट के साथ है, सरकार के साथ है, बाकी जो सांसद जीत के आए हैं वो भी जनता के ही नुमाइंदे हैं, वो भी जनता की ही बात पार्लियामेंट में रखने आए हैं। तो पूरी तरह से इन लोगों को खारिज कर देना ये भी कोई बड़ी लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर नहीं माना जा सकता। देखिए जिस तरह से भारत में एक इधर से आप पिछले 25-30 सालों से, मैं कह सकता हूं कि 80 के दशक से जो एक संवैधानिक एक संसदीय एक परंपरा बनती सी जा रही है, जिस तरह से ओपोजिशन हर मामले में, ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस भी जब ओपोजिशन में थी तो वो भी विदाउट एनी राइम और रीजन, आप कह सकते हैं जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, वो भी अपोज करती थी चीज़ों को। तो ये गलत परंपरा की शुरुआत है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो एमपी हैं वो भी जीत के आए हैं, 274 के अलावा भी एमपी हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये फैसला गवर्नमेंट को करना है, जो भी नीतिगत फैसले हैं ये गवर्नमेंट को करना है। ये प्रोसेस जरूर होना चाहिए कि वो विपक्ष से भी आम सम्मति बनाने की कोशिश करें, लेकिन विपक्ष अगर हर मामले पे अगर विरोध करेगा किसी भी, देखें आप विपक्ष की ये एक परंपरा से इधर बन गई है पिछले 15-20 सालों से, गवर्नमेंट कोई भी फैसला करती है विपक्ष उसका विरोध करती है। ये देखें एफडीआई जो रिटेल में मामला था, सबसे पहले बीजेपी ने इसे इंडोर्स किया था, एनडीए ने इंडोर्स किया था जब गवर्नमेंट में थी, आज वो सेम एनडीए इसका अपोज कर रही है। तो इसके लिए आप क्या कह सकते हैं? तो इनकी जो नीयत है आज के दिन, मैं देखे इशू की बात कर रहा हूं, इस इशू पे जो ओपोजिशन का मामला है, देखिए एनडीए ने ही सबसे पहले रिटेल में एफडीआई को एंडोर्स किया जब अपनी सरकार उनकी थी। आज ऐसी क्या बात हो गई कि उसका विरोध कर रहे हैं और सरकार को आप काम करने नहीं दें इस आधार पे कि आम सम्मति से फैसला नहीं किया गया, तो ये तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही गलत ट्रेंड की शुरुआत है। चलिए देखिए सरकार एक लास्ट प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे, आज की पूरी राजनीतिक घटनाक्रम, और कल तो छुट्टी है, संसद बंद रहेगा, 29 को जो संसद शुरू होगा, तो क्या आशा और उम्मीद की जाए कि आज और कल के डेवलपमेंट के बाद विपक्ष की भी अपनी प्रतिक्रिया होगी, वहां भी मीटिंग का दौर चल रहा है, वैसे स्थिति में क्या माना जाए कि 29 के बाद सामान्य रूप से पार्लियामेंट चल पाएगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है पार्लियामेंट चल पाएगा, क्योंकि 184 के तहत जो विपक्ष की मांग थी कि बहस हो, इसके लिए चेयर को ये दे दिया गया ये कि आप चेयर तय करें, लोकसभा स्पीकर तय करें, ये राज्यसभा के चेयरमैन तय करें। तो सिंपल सी बात है कि अब सरकार ने नीतिगत तौर पे फॉर्मली इस बात को मान लिया कि 184 के तहत बहस से उनको कोई गुरेज नहीं है, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जो अपोजिशन का ऑब्जेक्शन था सरकार ने मान लिया, तो मैं ये समझता हूँ कि 29 को जब से पार्लियामेंट फिर से रिकन्वीन होगा तो वो चलेगा। चलिए कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और इस खबर पर आप लगातार बने हुए हैं, नजर बनाए रखें क्योंकि ये एक अहम खबर है और इस खबर पर
पूरे देश और दुनिया की नजर है कि आखिर पार्लियामेंट हिंदुस्तान की क्यों नहीं चल रही है, एफडीआई के मसले पर क्यों गतिरोध बना हुआ है। फिलहाल सियासत में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए चैनल वन न्यूज। नमस्कार। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमा